बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि 18 दिसंबर 2024 को आपका हिंदी का जो प्री बोर्ड का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके 18 तारीख के हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, इसको और भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट आप हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको बच्चों। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले साल का 2023 और 24 के सेशन का हिंदी का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था बच्चों, इसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, पिछले साल का हिंदी के प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको कम से कम 4 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता चल जाएगा कि हिंदी का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, कैसा आपका पेपर आएगा। दूसरा, पेपर का जो लेवल है बच्चों वो कैसा होगा। पेपर आसान आएगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल आएगा या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आएगा। ठीक है, इजी हार्ड या फिर बहुत हार्ड। इसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हिंदी की आपकी जो दोनों किताबें हैं इनसे ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आने की संभावना है। और चौथी सबसे बड़ी बात, आपकी हिंदी की जो ग्रामर है ना बच्चों, ग्रामर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदे होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में ना हम केवल और केवल पेपर का जो रिव्यू है, ठीक है ना, पेपर का रिव्यू हम ये करने वाले हैं। बाकी अगर आप सभी चाहेंगे कि आपको इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है ये चाहिए, तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नीड सॉल्यूशन हिंदी। ठीक है, आपको लिखना है नीड सॉल्यूशन और सब्जेक्ट का नाम हिंदी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको हिंदी का सॉल्यूशन भी दे दिया जाए। इस वीडियो में आपको केवल पेपर दिखाने वाला हूं कि कैसा आया था। तो देखो बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर आपके 2 खंड होंगे, पहला होगा खंड का, दूसरा होगा खंड खा। खंड का के अंदर आपके वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय, सिंपल सी बात है। खंड का जो है ना, ये पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू वाला रहेगा। ठीक है, फिर खंड खा रहेगा, इसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसमें आपको लिखना होता है ना 2-2, 4-4, 5-5 लाइन, इस हिसाब से। पूरे पेपर में आपके 17 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो, खंड का जो है ना, इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों में जो उप प्रश्न है यानी कि 10 प्रश्न के अंदर होते हैं ना कि एमसीक्यू में 1 में 4, 1 में 5 ऐसे करके, वो 44 है टोटल, जिसमें से आपको 40 के आंसर देने हैं। फिर आपका खंड खा जो है बच्चों, इसमें है टोटल आपके 7 प्रश्न, दोनों बुक से हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना, सैमसंग व्याख्या वगैरह और जो भी है सारी चीजें हैं उसमें, और उनमें कुछ चॉइस भी मिली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये अच्छे से दिखा दूंगा और समझा दूंगा कि कैसे आपका पेपर आया था। बाकी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में फटाफट से बताओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल आपका जो खंड का रहा था ये अपठित अंश का था, जिसमें पहला क्वेश्चन था बच्चों कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, एक गद्यांश होगा। देख लो यहाँ पे, ये इस तरीके का गद्यांश था आपका। ठीक है, अब इससे संबंधित यहाँ पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, सेकंड वाला भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है, थर्ड वाला भी आपका इस तरीके का एमसीक्यू है, फोर्थ भी एमसीक्यू है आपका और फिफ्थ भी। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा। ओके बच्चों, समझ गए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो पेपर है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करो। कैसे करना है कमेंट, आपको लिखना है नीड, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता हूं, ऐसे लिखना है नीड सॉल्यूशन, उसके बाद में आपको लिखना है हिंदी। ठीक है, इस तरीके से फटाफट से कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली, मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये पद्यांश वाला है, यानी कि कविता पर आधारित आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो देख लो बच्चों, ये रही आपकी कविता। ठीक है, अब इससे संबंधित आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके एमसीक्यू दिए गए हैं, इसे आपको पढ़ना है कविता के आधार पे और ये आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं।
ठीक है, इस तरीके से। चलो बच्चों, अब हम ग्रामर को देख लेते हैं कि ग्रामर से क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ना बच्चों, इसमें रचना के आधार पे जो वाक्य भेद है, इससे संबंधित आपसे 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 4 आंसर देने, यानी कि रचना के आधार पे आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 के ही आंसर देने, यानी कि एक आपको चॉइस मिल गई। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा, तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे ही दूसरा है कि झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, यानी कि उसने झूठ बोला तो उसे दंड मिला। तो इसका जो संयुक्त वाक्य है वो कैसे होगा, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 वाक्य एक साथ ऐड होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है कि सरला ने कहानी सुनाई और मंजू रो पड़ी। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, तो अभी तो आप प्रैक्टिस करो इसकी, बाकी जब मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो आपको समझा दूंगा सारे, है ना। अभी आप यहाँ पे देख लो कि कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मिलान भी आएगा बच्चों आपका, देख लो मिलान इस तरीके का होगा कि आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कौन सा वाक्य किसका है, इस तरीके से। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों? हाँ चलो, अब देखो क्वेश्चन 4 जो है ना हमारा, इसमें निर्देश के अनुसार वाच्य पर आधारित, ठीक है, किससे संबंधित, वाच्य पर आधारित 5 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से 4 करने, ठीक है। तो वाच्य पर आधारित कितने एमसीक्यू हो गए आपके, टोटल है तो 5, लेकिन आपको बस 4 के ही आंसर करने हैं। जैसे पहला यहाँ पे मिलान दे दिया गया है कि जैसे कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है। अब इसमें से ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा, ऐसे मिलान करो और ढूंढो इसमें से जो एमसीक्यू ये रहा, देखो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बच्चों कि कर्मवाच्य का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो कर्मवाच्य के बारे में देखो। फिर यहाँ पे है कि कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है, बाल गोविंद भगत रोज प्रभावती गाया करते थे, ये किसका वाच्य होगा, इस तरीके से। इसका भाववाच्य क्या होगा, राधा द्वारा पढ़ा जाता है, इसका वाक्य का कृतवाच्य क्या होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो, बाकी प्रैक्टिस करो, बाकी सॉल्यूशन में आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो, 5वां क्या है कि निर्देश अनुसार पद परिचय, इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। बच्चों पद परिचय, इससे संबंधित कितने एमसीक्यू हैं, 5 हैं, जिसमें से आपको कोई 4 एमसीक्यू के आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे कि रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो ये जो रेखांकित शब्द है, यानी कि जो इस पे अंडरलाइन किया गया ना ये वाला पढ़ती, इस शब्द का जो पद परिचय है वो क्या होगा, तो पढ़ती है क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है या फिर एक वचन है, क्या है ये, इस तरीके से आपको यहाँ पे पहचानना है। अब जैसे राघव है, राघव मैदान में दौड़ता है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा, तो राघव क्या हो गया, राघव एक नाम है बेसिकली, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, उसके बाद में आगे आ जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, इस ऐसे ही देखना है। वह आम खाता है, तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे, इसका क्या होगा, सुंदर फूल खिले, इसका क्या होगा, ऐसे देख सकते हो। ओके चलो, अब यहाँ पे है 6ठा क्वेश्चन, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, अलंकार से संबंधित आपके 5 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 एमसीक्यू के आंसर करने हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, तो इस पंक्तियों में जो अलंकार है वो कौन सा यूज किया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद सारे अलंकारों के बारे में जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बच्चों, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा ग्रामर का। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू हमारी किताबों वाले की, ठीक है। तो पहली किताब जो है आपकी क्षितिज भाग 2, इससे देखते हैं। तो पठित गद्यांश, यानी कि आपका जो चैप्टर है ना, उसमें से ये एक लिया गया है, ठीक है, गद्यांश लिया गया है, और इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहला क्वेश्चन है, लेखिका अपने भाइयों के साथ कौन सा खेल खेला करती थी, ठीक है। अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में हम कहाँ रहने को विवश कर दिया गया है हमें, ठीक है। उस जमाने में लेखिका के घर की दीवारें कहाँ तक फैली थीं। उसके बाद कुछ ये क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बड़ी बहन के विवाह के समय लेखिका कितनी वर्ष की थी, तो ऐसा आप देख सकते हो। ओके बच्चों, अब जो हमारी काव्यांश है, क्षितिज भाग 2 के काव्यांश कविता, उससे संबंधित क्वेश्चन है। दो ही एमसीक्यू है केवल। जैसे संस्कृति पाठ में लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म का स्थान कहाँ है, ठीक है। ये केवल 2 ही क्वेश्चन आपके जो वो है ना, एक सेकंड, गद्य पाठ है, अच्छा,
पाठ यानी कि आपके चैप्टर जो है ना उससे है। कविता वाला जो है ना एमसीक्यू यहाँ पे आएगा। दरअसल वही तो मैं कहूँ 5 एमसीक्यू थे, ये 2 कैसे हो गए? चलो बच्चों कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि बच्चों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये हिंदी का है, इसके अलावा आपका मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक है, और संस्कृत हो गया, इवन इंग्लिश। मैं आपको इन सभी के क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा आपके लिए, ओके बच्चों। और इन सभी के आपको मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सारे सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे फॉलो सर्च करो JSK/ और मेरा नाम, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कट टू कट लिख देता हूँ इस तरीके से, ओके। आप इस तरीके से सर्च करें और जो इंस्टाग्राम आईडी आएगी उसको जरूर से फॉलो करें, ठीक है बच्चों। चलो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो याद रखना इस चीज़ को। तो क्वेश्चन 9 जो है आपका कविता वाला रहेगा, 5 MCQ पूछे जाएंगे। जैसे कविता देख लीजिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफलिका के फूल बांस था कि बबूल। कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो कविता है यहाँ से ये लिए गए। रही बात क्वेश्चन की, तो यहाँ से देख लो, बालक के साथ साथ कवि किसे धन्य बता रहा है? कवि को एकटक देखते रहने का बालक का क्या उद्देश्य है? काव्यांश के आधार पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उंगलियां माँ की भी कराती रही हैं। तो इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ पे क्या आएगा, ओके। कवि को तंदुरुस्त मुस्कान कैसी लगती है? कवि के छूने पर किसके फूल झरने लगे, इस तरीके से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अब आपकी जो वो है ना क्या बोलते हैं कविताएं, इनसे संबंधित 2 MCQ हैं। जैसे संगतकार किसे कहा गया है, गोपियों के द्वारा बड़भागी किसे कहा गया, इस प्रकार से था, ओके बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। चलो, अब यहाँ पे शुरू होगा बच्चों इस वीडियो का हमारा अगला, और ये कह लीजिए कि जो खंड खा है वर्णात्मक प्रश्न का, वो शुरू होगा, ओके बच्चों। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है, गद्य पाठों के आधार पे निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, 2 नंबर के। यानी कि देखो, आपकी जो बुक है उसमें जो चैप्टर है ना बच्चों, इससे संबंधित 2 नंबर के यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको करने कितने, टोटल 3 ही करने, यानी कि एक आपको चॉइस मिल गई है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपकी जो सबसे पहला मतलब एक चैप्टर है आपका, एक कहानी यह भी, तो ये जो आत्मकथा है बच्चों, इस आत्मकथ्य के आधार पे स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू भंडारी जी की जो भूमिका है इसको रेखांकित कीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? नौबत खाने में इबादत, ये जो चैप्टर है इसके आधार पे बिस्मिल्लाह खां की जो विशेषता है वो बताइए, ठीक। फिर यहाँ पे गा आ जाता है, संस्कृति पाठ के आधार पे बताइए कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। उसके बाद बाल गोविंद भगत आपका जो चैप्टर इसके आधार पे बताओ, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं क्या क्या है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब इनमें से आपको करने कितने हैं, चारों में से टोटल 3 करने, कोई भी 3 कर दो, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 12 भी है कि पद्य पाठ यानी कि जो आपके पोएम्स हैं उससे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक सेकेंड, आपकी कविताओं से भी 2 नंबर के 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करने 3 ही हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यह तंद्रित मुस्कान, ये जो पाठ है काव्य है, इसके आधार पे बताइए बच्ची की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान, इसमें क्या अंतर है। हाँ, आपको बताना है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। उत्साह कविता के आधार पे उत्तर दीजिए। फिर गा आ जाता है, किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावन होते हुए भी मुख्य या शेष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, अपने विचार लिखिए, ठीक। उसके बाद अगली कविता है, अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है, ये आपको बताना था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपकी जो दूसरी वाली किताब है ना, कृतिका भाग 2, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 में से आपको 2 के आंसर देने, लेकिन ये 3 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, जिसमें से आपको 2 के ही आंसर देने।
जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, माता का अंचल। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रखी गई है वह आपके बचपन की दुनिया से कैसे भिन्न है, यानी कि पाठ में बच्चों की दुनिया बचपन की और आपके बचपन की दुनिया कैसी थी ये आपको बतानी है। फिर खा, साना साना हाथ जोड़ी, ये जो कि यात्रा वृतांत है, इसमें लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। और गा कहता है मैं क्यों लिखता हूं, ये जो पाठ है इसके आधार पे बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये थी आपकी जो दूसरी बुक है उससे 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 करने थे 4-4 नंबर के। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी भी एक विषय पर सांकेतिक बिंदुओं के आधार पे 120 शब्दों में सारगृत अनुच्छेद लिखिए। देखो बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपका 6 नंबर में आया है। ठीक है, अनुच्छेद के लिए जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ठीक है, जब यानी कि वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जब आप अभ्यास करते हैं तो आप एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बनकर उभरते हैं। ठीक है, अब उसमें सांकेतिक बिंदु हैं कि आपको पहले भूमिका बतानी है, अभ्यास का क्या महत्व होता है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी कैसे है, अभ्यास की कमी से क्या हानि होती है, अभ्यास से लाभ और उपसंहार। एक और क्वेश्चन जैसे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या, तो पहले आप बताएंगे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के क्या कारण है दिल्ली में, क्या समाधान हो सकते हैं, क्या इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, और एक निष्कर्ष। दैनिक जीवन में व्यायाम का महत्व, तो व्यायाम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, जीवन शक्ति में वृद्धि, पठन एवं गृह कार्य में, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों अनुच्छेद लेखन आपको करना आना चाहिए, बहुत आसान है। मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है, वीडियो में एक लेके आऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, 15वां, आप रहमान या रेशमा हैं। ठीक है, आपका अगर आप लड़के हैं तो रहमान है, लड़कियां तो रेशमा नाम है। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक जागरण दिल्ली के संपादक महोदय को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखो। सिंपल सा क्या करना है आपको, जो है ना, जो दिल्ली के एक वो है ना, क्या नाम है, समाचार पत्र है दैनिक जागरण, इसके जो संपादक हैं यानी कि जो एडिटर हैं, आपको इनको एक लेटर लिखना है। किस मामले में, कि दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके मामले में एक आपको पत्र लिखना है। अब इसी में अथवा है बच्चों, अगर आपको एडिटर को लेटर लिखना नहीं आ रहा है तो आप ये वाले लिख सकते हो कि आप गौरव है या गरिमा है। आपके ताऊ जी का आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कि आपके ताऊ जी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया पढ़ाई में हर एक तरीके से। तो आपको ताऊ जी को धन्यवाद देते हुए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ताऊ जी को 100 शब्दों में पत्र लिखना है, यानी कि आपको अपने रिलेटिव को पत्र लिखना है, आपने ताऊ जी को। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, तो लिख देंगे आप। तो एक एडिटर हो गया, एक वो हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि आपका नाम या तो सुरेश है या तो स्नेहा है। ठीक है, आपको गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में, ठीक है, कौन से स्कूल में, गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में भाषा अध्यापक या अध्यापिका के लिए आवेदन देना है, यानी कि आपको जॉब लेनी है, आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके लिए आप एक संक्षिप्त स्वयं यानी कि बायोडाटा तैयार करो। बच्चों अभी तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बायोडाटा तैयार करना है 10वीं में, लेकिन 11वीं में ना, 11वीं में आपको इसको और बड़ा करके लिखना है। ठीक है, ये चीजें हैं, तो समझ गए ना बच्चों कैसे लिखोगे। आप अपना एक संक्षिप्त स्वयं यानी कि बायोडाटा के साथ में इसको लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, आप राहुल हो या राधा हो, आप काखा गा प्रकाशन दिल्ली में अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें मंगाने के लिए आपको एक ईमेल लिखना है। सिंपल सी बात है, आप राहुल हो या राधा हो। ठीक है, तो आपको किसी भी एक प्रकाशन से दिल्ली से अपनी हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तकें ये आपको मंगवानी है, तो एक ईमेल लिखना है। अरे भाई साहब ईमेल तो कोई भी लिख सकता है, बहुत आसान है। ईमेल में होता क्या है, टॉपिक और कुछ आपकी बातें और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स, बस हो गया ईमेल, है ना। चलो बच्चों अब इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखो क्या है बच्चों क्वेश्चन 17। आप लड़के हैं तो प्रदीप, लड़की हैं तो पुनीता। प्रदीप या पुनीता, आपके चाचा ने किराना की एक दुकान खोली है, परचूनी की अभी एक दुकान खोली इन्होंने, तो वे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी जो दुकान है ना वो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ज्यादातर लोगों तक पहुंचे।
तो आप उनके लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। बच्चों अभी जब आप 10th में हो ना, तो ये विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे आपने टीवी में देखा होगा पोस्टर वगैरह, ठीक है, जैसे नेता वगैरह के पोस्टर नहीं होते हैं, आपने देखे होंगे घरों के बाहर लगे हुए, तो वैसे ही आपको एक विज्ञापन तैयार करना है 10वीं में। लेकिन जब आप 11वीं में आओगे ना बच्चों, तो 11वीं में ये काम आपको इंग्लिश में करना होगा, और 11वीं भी आपको मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अब इसमें अथवा देखो क्या है बच्चों, आपका नाम प्रदीप या पुनीता है, आपके बड़े भाई का जन्म दिवस है, यानी कि आपके बड़े भाई का हैप्पी बर्थडे है, प्यारा वाला हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो इस अवसर पर उनके लिए लगभग 40 शब्दों में कोई बधाई संदेश लिखिए, यानी कि आपको क्या करना है, एक मैसेज लिखना है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज लिखना है अपने भाई को, ठीक है, बड़े भाई को, ठीक है। तो बड़े भाई आदरणीय हैं, तो उनको एक अच्छा सा मैसेज लिखो, मतलब उनके लिए कुछ बातें लिखनी है आपको, उस मैसेज लिखना है, ठीक है। तो बस यही था बच्चों आज का पेपर। मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आप सभी बच्चों को इस पेपर का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आप सारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट में कमेंट करो। आपको लिखना है नीड सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर हिंदी, इस तरीके से ये कमेंट करें फटाफट से। और जिस भी बच्चे ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे लिखिए JSK/ और मेरा नाम, ठीक है। जो आईडी आएगी उसको फॉलो कर लेना, बाकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हाँ, अभी तो केवल आपको मैं ये एक पेपर करवा रहा हूँ, इसके अलावा आपको मैं कम से कम 1 से 2 जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर होंगे ना, जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर आप जैसे बोल सकते हैं, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक देके जाएं, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए और भी लाएंगे जो कि बहुत जरूरी हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करना। ओके बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।